हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रिविजन आईएएस पीटी 365 का पॉलिटी का हम पार्ट 1 लेकर आए। जैसे कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि पॉलिटी भी कंप्लीट करवा दीजिए, तो हम पॉलिटी भी बिल्कुल आपके लिए कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आजकल आपको स्टैटिक के देखने के लिए नहीं मिलते हैं। स्टैटिक प्लस आपको करंट के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोनों रिवीजन हो जाएगा, स्टैटिक भी हो जाएगा और हम करंट अफेयर्स भी कवर कर लेने वाले हैं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी पीटी 365 कल्चर की, इकोनॉमिक्स की, एनवायरनमेंट की, साइंस एंड टेक की, ज्योग्राफी की कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो नहीं देखी तो उन्हें भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। बहुत जल्दी चैनल पर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी जहाँ पर आपको सारे पीटीज इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो उन्हें भी एक बार जाकर देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उससे भी आप जुड़ जाइए, जहाँ पर हम जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले हम कुछ इश्यूज की बात करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बार आपको देखने के लिए मिले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, ये देखिए हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है और जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो केशव नंद भारती केस हमारे दिमाग में आता है, जो कि 1973 में हुआ था। तो यहाँ से ही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है, जिसको अभी 50 साल पूरे हुए हैं 2023 में, इसलिए ये चर्चा में था और इसलिए इसके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। आप लोगों ने अगर यूपीएससी का ट्रेंड देखा होगा तो किसी चीज़ को अगर 50 साल हुए हैं, 100 साल हुए हैं, तो उसके क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक पिटीशन दायर की गई थी केरला गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो केरला का लैंड रिफॉर्म था 1963 का, उससे रिलेटेड बोला था कि ये वायलेशन करता है हमारे फंडामेंटल राइट का अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड 31। तो ये ध्यान रखना है कौन कौन से आर्टिकल की बात करी है। तो 25, 26 और 31 की बात करी है। यहाँ पर जो ये केस था, ये एक लार्जेस्ट एवर बेंच जो है 13 जजेस की बेंच बैठी थी, उसने यहाँ पर इस केस के लिए यहाँ पर हियरिंग करी थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसका एवोल्यूशन की बात करूंगी तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक ये गोपालन केस हुआ था 1950 में। यहाँ पर बोला था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एनी पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद 1951 में शंकरी प्रसाद केस हुआ था। देन उसके बाद आफ्टर दैट अगेन ये भी यहाँ पर भी यही बोला गया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको पार्लियामेंट किसी भी समय पर अमेंड कर सकती है। 1965 में सज्जन सिंह केस हुआ था, सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई थी। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था, जहाँ पर दो बात निकल कर आई थी। एक आर्टिकल 368 जो होता है, वो यहाँ पर पार्लियामेंट में बोला गया है कि डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर ऑफ अ पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पर बताया नहीं गया है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें अमेंड कर दी जा सकती हैं। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पर बोल दिया गया। उसके बाद 1971 का केस आता है, जहाँ पर हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर लिमिटेड एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से बोला गया। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आई सामने, एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकल के आया और एक 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकल के आया। 24th के तहत बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है नॉट लॉ अंडर द आर्टिकल 13 के अंदर कोई लॉ नहीं है अमेंडमेंट के लिए, तो पार्लियामेंट इसे अमेंड कर सकती है। लेकिन वही 25 जो आया उसमें बोला गया कि कुछ अलग अलग सेक्शंस डिवाइड किए गए। सेक्शन 2 में बोला गया कि राइट टू प्रॉपर्टी विथ अ ड्यू कंपेंसेशन बोला गया, और 3 में प्रेसिडेंस ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स बोला गया। ये वाले फिर जो इसका जुडिशियल रिव्यू का इसका स्कोप है उसको ले लिया गया 39B और 39C के तहत। इतनी बात होती है। देन उसके बाद 1973 में आपको केशवनंद भारती केस देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर बोला जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सो फार अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा ये कभी नहीं बताया गया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाती हैं। तो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाएगी। इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर्ड ऑफ द सिटीजन बनाता है। वेलफेयर स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, जुडिशियल रिव्यू एंड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो ये सारी चीज़ें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाती है। सो फार हमें ये सारी चीज़ें पता है।
देन वी विल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाता है। बोल रहे हैं इन ऑल इंडिया जज एसोसिएशन जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था, उसमें बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है, इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द प्रिंसिपल इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ अ पे हो सकता है, पेंशन, अदर सर्विस कंडीशंस बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। अब सेपरेशन पावर क्या बोल रहे हैं कि जो ऑफिसर्स ऑफ अ जुडिशरी है दे शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम द स्टाफ ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। देखिए अलग जाहिर सी बात है कि जब तीन हम अलग अलग टर्म्स की बात करें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो तीनों की पावर्स अलग हैं, और अगर तीनों के पावर्स अलग हैं तो उनको सेपरेटली आपको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पावर्स अलग है तो सेपरेशन ऑफ पावर ऑलरेडी हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है। यूनिफाइड जुडिशरी जो है वो सर्विस कंडीशन ऑफ जजेस की फॉर सिमिलर पोस्ट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द स्टेट। बोला गया है कि यूनिफाइड जुडिशरी हमारे यहाँ, कि ऐसा नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश का जज है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिले, या कहना चाहिए उसको कुछ बेनिफिट ज़्यादा मिले, और यूपी का जो है जज उसको कम सैलरी मिले, या कम कहना चाहिए उसको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएँ, ऐसा नहीं है। यूनिफाइड जुडिशरी मतलब कि आप जिस पोस्ट पर हैं वो थ्रू आउट द कंट्री, आप कहीं भी रहेंगे उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी सर्विस कंडीशंस रहेंगी, अदर देन दैट कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देन वी हैव एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। देखिए 370 चर्चा में था, काफ़ी समय से चर्चा में है, और इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बोलना चाहूँगी कि अगर हमने पढ़ लिया है कि जम्मू कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 था, तो हमको 371 पता होना चाहिए। 371 के अंतर्गत कौन कौन से 371A, 371B, उसको एक बार पढ़ के जाइएगा, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कब हुआ था ये? 5 अगस्त 2019 को हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रमलगेट किया था ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू कश्मीर के लिए, इसको बोला गया जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019, जिसके तहत यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अब एप्लीकेबल हो जाएगा उस स्टेट में। यहाँ पर अभी चुनाव भी आयोजित किए गए हैं, अगर आप लोगों को पता हो, अभी नतीजे सामने आए तो आप लोगों को इस बारे में जानकारी होगी। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली से चैलेंज भी किया गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। ठीक है, अब आर्टिकल 370 में था क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम ध्यान रखना है, जिसके तहत अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने, जो लास्ट रूलर थे जम्मू कश्मीर के, साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ, ताकि वो डोमिनियन स्टेट उसको मिल सके। अब डोमिनियन स्टेट में ये था कि उनका खुद का अलग फ्लैग होगा और उनका खुद का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब हमने आर्टिकल 370 यहाँ पर हटा दिया है, तो अब वहां पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बोला है 370 में, एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉ। तो यहाँ पर हमको स्टेट गवर्नमेंट की सहमति की आवश्यकता ज्यादा थी, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा कम था, तो उसे ही बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं 370 को यहाँ से हटाया गया। इसके तहत आर्टिकल 35A भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि बोला है, इट इज स्टेम्ड आउट ऑफ आर्टिकल 370 एंड गेव पावर ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली टू डिफाइन पार्लियामेंट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कितने रेसिडेंट्स रहते हैं, मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं एक तरह से उनका सेंसस करने की आवश्यकता है, उनको कितने स्पेशल राइट्स और क्या क्या प्रिविलेजेस देना है, ये सारी बात यहाँ पर करी गई है। देन वी हैव अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। यहाँ पर हमने एनसीआर जो हमारा है उसको भी यहाँ पर अमेंड करने के लिए बात करी गई है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या क्या बात करी गई है कि जो नेशनल कैपिटल है, सिविल सर्विस अथॉरिटी NCCSA, इट क्रिएट्स अ न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है, जिसको हम बोलेंगे NCCSA, to make the recommendation to the Lieutenant Governor regarding the transfer, positioning, vigilance and other incidental matters। तो यहाँ पर इनको सारे मैटर्स के लिए यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। Then SCCSA shall be decided the matter by the majority of votes to the members of present and voting। जो भी present and voting है उसके बेसिस पर मेजोरिटी जिसको मिलेगी उसके बेसिस पर डिसाइड होगा मैटर जो भी रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर इसका आप नाम पढ़ेंगे तो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत बनाया गया है। तो वो जो भी डिसीजन लेना है, उनको जो भी उनकी पोस्टिंग करना है, जहां पर भी उनको ट्रांसफर करना है, सारी चीजें यहाँ पर निर्धारित की जाएंगी, किसके बेसिस पर? वोटिंग ऑफ मेजोरिटी के बेसिस पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आपको पता होना चाहिए, मैटर्स जो रहेंगे आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ अ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली बट विच हैव बीन डेलीगेटेड टू द लेजिस्लेटिव। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी हो सकता है उसके कहना चाहिए मैटर जो होते हैं उसके परव्यू के बाहर हो, बट फिर भी
अगर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसके अंतर्गत आती तो यहाँ पर हम उसको यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिल्ली के बारे में भी पता होना चाहिए कि 1951 में जब आज़ाद होता है देश, उसके बाद हमने पार्ट सी में इसको रखा था। देन 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई थी, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। 1956 में हमने यहाँ पर इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया था, और 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट दिया गया था, प्रोवाइडेड फॉर द लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर GNCTD एक्ट लागू किया गया था, और 2021 में इसमें हमने अमेंडमेंट किए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, while setting aside a detention order, observe preventive detention law are of colonial legacy and they must be used only in the rarest of rare cases। बोल रहे हैं कि colonial टाइम की चीजें हैं, तो अब हमें उसको बहुत रेयर केसेस में यूज करना चाहिए। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो डिटेंशन ऑफ अ पर्सन है विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय द कोर्ट और ऑन अ मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशंस ऑफ हिम डूइंग अ एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेंजरस ली कर देते हैं पब्लिक के लिए, तो यहाँ पर विदाउट ट्रायल या विदाउट कोर्ट की परमिशन के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इट पर्पस इज टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। अगर हमको संभावना लगती है कि नियर फ्यूचर में वो कर सकता है ऐसा, तब यहाँ पर उसे इस तरह की चीजों को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है प्रिवेंटिव, किसी चीज को प्रिवेंट करना कि आगे जाके चीजें बड़ी ना हो जाए, इसलिए। कौन से आर्टिकल के तहत आएगा, तो आर्टिकल 22(1) एंड 22(2) के तहत आएगा। is not available to a person arrested or detained under the preventive detention law under article 22(3). Parliament have exclusive authority to make a law preventive detention for the reason। तो पार्लियामेंट यहाँ पर इससे रिलेटेड लॉ बना सकती है। अब इसके लिए भी अलग अलग कानून आए हैं, दो मैंने 22(1), 22(2), 22(3) के बारे में आपको बता दिया है। कोई केस हुआ था, सॉरी, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस हुआ था 1950 में। देन उसके बाद शिवबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 में। देन शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस हुआ। ठीक है, इनको एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं। देन वी हैव अ पर्सनैलिटी राइट्स। पर्सनैलिटी राइट्स जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रांट किया है प्रोटेक्शन टू द फेमस बॉलीवुड एक्टर्स पर्सनैलिटी राइट फॉर मिसयूज बाय द थर्ड पार्टी। आपने देखा होगा बहुत बार, अभी आप लोगों ने शायद ब्लैक नेट के बारे में सुना होगा, ब्लैक इंटरनेट के बारे में सुना होगा, डार्क नेट जिसके बारे में आप लोग बोलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं फेक फेसेस यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि कोई एक बॉलीवुड एक्टर है, अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, फेमस पर्सनैलिटी है, तो आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। So personality right refers to the right of a person to protect him or his personality under the right to privacy or property। तो किसके अंतर्गत आएगा पूछ सकते हैं, तो राइट टू प्रिवेसी के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखना है। आप उसका नाम, उसकी वॉइस, उसके सिग्नेचर, इमेज कुछ भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। अब पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया की अगर हम बात करेंगे, तो वही बात है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड इन एनी स्टेटस ऑफ इंडिया बट आर ट्रेस्ड फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, इसके टू कंपोनेंट्स हैं, एक तो राइट टू पब्लिसिटी, राइट टू कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लोटेड विदाउट परमिशन। इट इज गवर्न बाय द कौन सा आता है, ट्रेड मार्क्स एक्ट ऑफ 1999 एंड कॉपीराइट एक्ट 1957। राइट टू प्राइवेसी आपको पता ही हुआ है, नॉट हैव वन पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। देन हेट स्पीच की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस किया है नीड फॉर द स्टेक होल्डर्स टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग लॉ के खिलाफ बात करने लगते हैं, लोगों को भड़काने का काम करने लगते हैं, उसको हेट स्पीच कहते हैं बेसिकली। ठीक है ना, बेसिक टर्म्स में हम इसको समझ सकते हैं। कुछ एक्सप्रेशन के तहत आपने कार्टून, इमेज, किसी भी अपने जेस्चर, अपने ऑब्जेक्ट, सिंबल, किसी के ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आप कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हेट स्पीच। अब हेट स्पीच के लिए रेगुलेशंस क्या है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023, ये ध्यान रखना है, भारतीय न्याय संहिता में पहले आर्टिकल याद रखना है 19(2) के अंतर्गत ये आएगा, और भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 196(1), 299 एंड 353(1) एंड 2 के तहत यहाँ पर ये बात आती है। इससे रिलेटेड सारी चीजें थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या क्या है। देन वी हैव अ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। वही बात कर ली गई है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट कैन नॉट ऑर्डर अ ब्लैंकेट स्टे ऑन वर्शिप एक्ट 2।
बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है कि इसमें इस एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ अ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15 1947। 1947 15 अगस्त को जो भी प्लेस जैसा था, रिलीजियस कैरेक्टर उसका जैसा था, वो मंदिर था, वो मस्जिद था, जो भी था वो वैसा ही रहेगा। उसके पहले अगर रहा हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, बट 15 अगस्त 1947 में वो जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। It says no person shall convert any place of worship of any religious denomination into one of the different denomination or section. It also impose a positive obligation है स्टेट का कि मेंटेन करके चले कि रिलीजियस कैरेक्टर जिस प्लेस का जो था वो वही बना रहे, उसको हम चेंज ना करें। अभी बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, उसके तहत यहाँ पर ये काम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। पार्ट 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्दी जल्दी इसके सारे पार्ट्स हम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, 10 ही दिन बचे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से इसको तैयार कर लें और पीटी 365 से क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसलिए हमने इसको जल्दी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पहले की जितने वीडियोस थे उन्हें एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।